So simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST. So simple tutorial. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में साउथ अफ्रीका की अपार्थाइड रेजिम के बारे में जाना। 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका एक नया डेमोक्रेटिक नेशन बन गया। इसके बाद वे अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं। टुडेज टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो इसे जानने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब हम लोगों को साउथ अफ्रीका की कहानी में ही मिल जाएगा। साउथ अफ्रीका में रहने वालों को हम लोग रफली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑप्रेसर, जिन लोगों ने अत्याचार किया, जुल्म ढाए, जिन्होंने दमन किया, और दूसरा ऑप्रेस्ड, जिनका दमन हुआ या जिन्होंने जुल्म सहे। अब इन दोनों ग्रुप्स को नई व्यवस्था में एक साथ रहना है और एज इक्वल्स रहना है, मतलब एक समान हैसियत से। इसी की प्लानिंग हो रही थी ना। तो क्या ये इतना सिंपल था, इतना इजी था? जिन लोगों के बीच इतने सालों से इतनी दूरी हो, वो दूरी एकदम से ख़त्म कैसे हो जाती? दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना आसान था क्या? नहीं था। उनके भीतर अपने अपने डर थे, सभी को अपने अपने इंटरेस्ट थे जिनको वे सेफगार्ड करना चाहते थे। जैसे ब्लैक मेजॉरिटी की बात करें तो दे वांटेड टू एंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। मेजॉरिटी रूल के सिद्धांत से कोई समझौता हो, वे ऐसा नहीं चाहते थे। साथ ही दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। उन्हें बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स भी चाहिए थे। वहीं वाइट्स को किस बात की चिंता थी? दे वर कीन टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी एंड प्रिविलेजेस। उनको अपनी अर्जित की हुई संपत्ति की चिंता थी कि कहीं सब छीन न लिया जाए, और फिर प्रिविलेजेस की भी चिंता थी। फिर बातचीत का लंबा सिलसिला चलता है। दोनों पक्ष कॉम्प्रोमाइज़ के लिए यानी कि समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि व्हाट कॉम्प्रोमाइज वाज मेड बाय वाइट माइनॉरिटीज़। The white agreed to the principle of majority rule and that of one person one vote. तो ये majority rule के सिद्धांत को मान लेते हैं और one person one vote पर भी राजी हो जाते हैं। ठीक है। They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. वे गरीब लोगों और मजदूरों को भी कुछ बेसिक राइट्स देने पर सहमत हो जाते हैं। अब what compromise was made by the black majority? They agreed that majority rule would not be absolute. मतलब सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। इसके अलावे they agreed that the majority would not take away the property of the white minority. वे इस बात पर भी सहमत हो जाते हैं कि वे लोग वाइट्स के जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक थी, पर इस समझौते को लागू करना मुश्किल था। इसे लागू करने के लिए पहली चीज जो थी वो थी ट्रस्ट फैक्टर। पहले वे एक दूसरे पर भरोसा तो करें। चलिए, वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लेते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि फ्यूचर में यह टूटेगा नहीं? कल कोई भी पार्टी यह कह सकती है ना कि हमने यह नहीं कहा था या यह हमारे समझौते में था ही नहीं। तो इस स्थिति में क्या किया जाए? तो इसका एक ही तरीका हो सकता है कि जो बातें तय हुई हैं या जिन बातों पर सहमति बनी है उन बातों को लिख लिया जाए, और लिखी बातों को मानने पर सब बाध्य हों। बच्चों, हम जब कोई गेम खेलते हैं, फुटबॉल या क्रिकेट, तो इन गेम्स के तो रिटन रूल्स होते हैं ना, जिसके तहत खेल खेला जाता है, या मैदान में उतर कर रूल्स तय होते हैं। प्लेयर्स उन रूल्स को तो पहले से जानते हैं और मैदान में उन रूल्स को फॉलो करते हैं, तभी कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है ना। तो साउथ अफ्रीका में यही हुआ। लोगों ने रूल्स तय कर लिए और फिर लिख लिए। हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन द फ्यूचर। रूलर्स का चुनाव कैसे होगा। व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। चुनी हुई सरकार क्या क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। सिटीजन्स को क्या क्या राइट्स होंगे। साथ ही वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये रूल्स सुप्रीम होंगे, सरकार से भी ऊपर होंगे, सरकार इनको इग्नोर नहीं कर सकती है। तो बच्चों, इन्हीं सब बेसिक रूल्स जिन पर सब लोग सहमत हुए, उनको लिखकर भरोसा पैदा किया गया।
और इन्हीं लिखित बेसिक रूल्स को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यही कहानी आप प्रायः हर देश में पाएंगे। लगभग हर देश की सोसाइटी हेटेरोजीनियस है। आपको हर जगह डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल देखने को मिलेंगे। उनके बीच बेशक वाइट्स और नॉन वाइट्स की तरह बिटर रिलेशंस ना रहे हों, पर उनके बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट तो होता ही है ना। और ये बात सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए ही है ऐसा नहीं है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को भी कुछ बेसिक रूल्स की ज़रूरत तो होती ही है। अगर आप और डीपली सोचें तो क्या यह सिर्फ गवर्नमेंट पे ही लागू होती है? यह तो किसी भी एसोसिएशन पर लागू होती है, किसी भी क्लब में, आपके अपार्टमेंट में, स्कूल में, पॉलिटिकल पार्टीज में, हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है ना। तो अब बात करते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री। तो यह एक ऐसी किताब है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। It determines the relationship among people living in a territory and also relationship between people and government। मतलब यह वहाँ रहने वाले लोगों के बीच संबंध को ही तय नहीं करता, बल्कि लोगों और सरकार के बीच के संबंध को भी तय करता है। तो आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करती है। आप अपने बुक में देखिए 4 नीले बुलेट्स बने हुए हैं। अब मैं वहाँ सीधे जा रहा हूँ। फर्स्ट, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। तो जो विभिन्न तरह के लोग हैं उनके बीच भरोसा पैदा करता है, उनके बीच जरूरी तालमेल बैठाता है। Second, it specifies how the government will be constituted, who will have power to take which decisions। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और फैसले लेने का अधिकार किसे होगा। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर। यह सरकार के अधिकारों की सीमा भी तय करता है और यह भी बताता है कि नागरिकों के क्या क्या अधिकार हैं। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको भी व्यक्त करता है। तो यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इट डज, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद इन चारों पॉइंट्स को लिख देना है। आजकल प्रायः हर डेमोक्रेटिक देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पर यदि किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है तो यह जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक ही हो। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की शुरुआत तो अमेरिका से ही हुई, फिर हमने देखा फ्रांस ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अब यह चलन हो गया है कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो बच्चों, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। टाइम फॉर प्रोबेबल क्वेश्चन नाउ। 1. हाउ डिड द वाइट माइनॉरिटी एंड ब्लैक मेजॉरिटी एग्री to draw up a common constitution for South Africa? 2. Why do we need a constitution? अब आप सब एक बार अपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।